हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बारे में। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल है, सबसे ज़्यादा पैसा बनाता है और सबसे ज़्यादा पैसा तोड़ता है। सो आज के वीडियो में हम डिटेल एनालिस करेंगे कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस होता क्या है, आपको फ्यूचर्स और ऑप्शंस में आना चाहिए। यानी फ्यूचर्स वॉज इंट्रोड्यूस इन 1996 इन नैस्डैक और 2001 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट इनटू इंडेक्स ऑप्शन। उसके बाद में निफ्टी 50 के इंडिविजुअल स्क्रिप्ट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑप्शंस को एड ऑन कर दिया गया था। तो एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कब होता है? जब दो पार्टी सामने आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक गिर सकता है, तो 1500 रुपए पे अभी रिलायंस इंडस्ट्री ट्रेड हो रहा है, तो मैं ऐसा टारगेट लेके चलता हूँ कि चलो 1400 रुपीज़ पे रिलायंस इंडस्ट्री आ सकता है। तो 1400 कब आएगा और कितने टाइम में आएगा वो यहाँ पर मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि नवंबर एंड में होता है, तो मुझे नवंबर की एक्सपायरी सिलेक्ट करना है और मुझे 1500 रुपीज़ के रेट के हिसाब से अपना सेल ऑर्डर मार्केट में प्लेस करना है। अब जैसे कि मैंने कहा कि 1500 रुपए का रिलायंस इंडस्ट्री है, वो 1400 रुपए आ सकता है, तो ये सिर्फ मेरा ऑर्डर गया है मार्केट में, ये अभी तक एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। हमने एक बायर आता है, बायर बोलता है कि अरे भाई कोई रिलायंस इंडस्ट्री को 1500 रुपए में बेचने रेडी है, तो यार इसको लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री का भाव गिरेगा, इसके लिए बेच रहा है, तो मुझे लग रहा है कि रिलायंस का भाव 250 रुपए ऊपर जाएगा, तो क्यों ना मैं इस फ्यूचर को मैं खरीद लूं। तो जो बायर है वो 1500 रुपए रिलायंस का फ्यूचर मेरे से बाय कर लेगा। अब जब एक बायर आया और एक सेलर आया, तब जाके ही एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट को आसान भाषा में बोलते हैं कि एक तरीके की शर्त लगी है। अब ये शर्त क्या होती है? शर्त ये होती है कि भाई रिलायंस का भाव गिरेगा तो तू मुझे पैसा देना, और रिलायंस का भाव चढ़ेगा तो तू मुझे पैसा देना। तो कुछ इस तरीके से होता है। मैंने टारगेट लिया है कि 100 रुपया मुझे लग रहा है कि रिलायंस का भाव नीचे आएगा, तो 100 रुपया मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। सामने वाले को लग रहा है कि 250 रुपये का ऊपर जाएगा, तो 250 रुपया उसका प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहाँ पर जो सेलर होता है, सेलर का रिस्क जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, बायर का रिस्क लिमिटेड होता है। वाई बायर का रिस्क लिमिटेड होता है? क्योंकि बायर ने तो स्टॉक बाय किया है 1500 रुपये पे, मैंने तो सिर्फ स्टॉक को बाय किया, तो कल उठ के अगर मार्केट में रिलायंस का भाव गिरते गया तो कितना नुकसान होगा? सिर्फ 1500 रुपये पर शेयर के हिसाब से नुकसान हो जाएगा। बट सेलर का क्या होता है? सेलर के लिए तो स्काई इज द लिमिट। रिलायंस का भाव आज 1500 रुपया, वो एक महीने के अंदर 10,000 रुपये भी जा सकता है। सेलर 65% प्रोबेबिलिटी सेलर के पास होती है कि वो पैसा मार्केट में बनाएगा। तो जैसे ही बायर ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट मुझसे ले लिया, अब हमारे पास एक टाइम पीरियड आता है। टाइम पीरियड ये था कि मैंने कहा कि भाई नवंबर के महीने में रिलायंस का भाव 1400 रुपये आ जाएगा। वो कहता है कि भाई ठीक है, नवंबर के महीने में बोलता हूँ रिलायंस का भाव 1750 रुपये पे आ जाएगा। अब जैसे ही नवंबर एंड होता है, जब फ्यूचर की एक एक्सपायरी होती है, जैसे कि नवंबर में 25 को एक्सपायरी है, 25 तारीख को रिलायंस का भाव जिधर रहेगा उस तरीके से हम दोनों के पैसे एक्सचेंज हो जाएंगे। अब पैसे एक्सचेंज कैसे हो जाएंगे? फॉर एग्जांपल हम लोग एक एजम्पशन लेके चलते कि रिलायंस का 1500 रुपये का रेट है, वो अभी मार्केट में रेट चल रहा है 1450, यानी कि 50 रुपया स्टॉक नीचे आया। मैंने कहा था कि 100 रुपये नीचे आया, कोई बात नहीं, 50 रुपये आया ना, तो ठीक है, मेरे को तू मेरा 50 रुपये दे दे। तो बायर के जेब से 50 रुपये चले जाएगा, सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बट वही जगह पे ऑपोजिट हो जाता है। ऑपोजिट में 1500 रुपये का शेयर चले जाता है 1600 रुपया, 100 रुपया ऊपर आ जाता है। अरे मैं बोलता हूँ यार मुझे तो लगा था यार तो शॉर्ट होगा, स्टॉक्स गिरेगा, बट स्टॉक तो बढ़ गया है। तो बायर बोलता है चल ठीक है, वो तेरी थियरी थी, तू मेरे को मेरा 100 रुपये दे दे। तो कुछ इस तरीके से मेरे अकाउंट से 100 रुपया डायरेक्टली बायर के अकाउंट में चलेगा, जिन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन हैज अ ऑब्लिगेशन। अब ऑब्लिगेशन यहाँ पर क्या होता है? टाइम वैल्यू का ऑब्लिगेशन है। मैंने कहा था नवंबर के महीने में स्टॉक गिरेगा, नवंबर के महीने में नहीं गिरा, 1 दिसंबर को स्टॉक का वैल्यू आ गया 1400 रुपया। सामने वाला बोलेगा भाई तूने तो ये मेरे को नहीं कहा था, तूने मेरे को नवंबर की बात करी थी, तो नवंबर में जो भाव है तू मेरे को मेरा दे दे प्रॉफिट, या जो भी मेरा लॉस है तो वो मेरे से लॉस ले ले। दिसंबर के 1 तारीख को भी आएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए वैलिड नहीं होता है, वो आपका स्टॉक प्राइस आपके लिए नुकसान ही है, आपने कुछ उसमें पैसा नहीं कमाया। तो कुछ इस तरीके के ऑब्लिगेशंस होते हैं। और ऑब्लिगेशन एक और होता है कि एक लॉट साइज होता है। एवरी स्टॉक इज अ डिफरेंट लॉट साइज। कोई स्टॉक के अंदर 150 हो, किसी में 250 हो, जैसा कोटक बैंक है उसके अंदर 400 हो गया। तो जैसे कि मैं आके कह देता हूँ कि मैंने रिलायंस का 1 लॉट फ्यूचर शॉर्ट किया था, अब इसके अंदर मुझे इन्वेस्टमेंट कितना लगा, तो रिलायंस का 1 लॉट का साइज चल रहा है 522 रुपीज़ और रिलायंस का प्राइस चल रहा है 1500, यानी कि 500 इंटू 1500 में करूंगा तो तकरीबन मेरा 7.5 लाख रुपए का कुछ टोटल एसेट वैल्यू बनता है। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कैसा होता है? हम सबको पता है कि स्टॉक्स इतना ज़्यादा नहीं गिरते या इतना भी ज़्यादा नहीं बढ़ते एक महीने के अंतर में। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? आपसे एक लिमिटेड अमाउंट ही आपसे लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 7.5 लाख रुपए का मेरा टोटल एसेट वैल्यू, तो मैं 2,20,000 या 2.5 लाख रुपए का मैं फ्यूचर वैल्यू मैं सिर्फ पे करूंगा अपफ्रंट में, जिस दिन मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता हूँ। अब जिस दिन मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में आया, उसके बाद जितना भी स्टॉक मेरे पोजीशन के ऑपोजिट में जाएगा उतना मुझे मार्जिन पे करना पड़ेगा। अगर मैं मार्जिन पे नहीं करूंगा तो ब्रोकर हैज द अथॉरिटी टू स्क्वायर ऑफ माय पोजीशन। नाउ व्हाट डज अ ब्रोकर प्लेज अ रोल हियर? ब्रोकर यहां पर आपके रिस्क को कवर करने की कोशिश करता है, बिकॉज कल उठ के आपके अकाउंट से पैसा चले गया, आपने बोला कि चलो ठीक है मैं पे नहीं करता, तो ब्रोकर हैज टू पे द अमाउंट। क्योंकि आप तो चले जाओगे कि भाई चलो मैं तो अकाउंट बंद करके चले गया, ब्रोकर हैज टू पे। तो ब्रोकर कभी भी अपने जेब का पैसा नहीं डालेगा, ब्रोकर हमेशा अपने रिस्क मार्जिन को इंटैक्ट रखेगा। तो इंटैक्ट रखने का मतलब यह होता है कि जैसे
जैसे ही आपका पोजीशन गिरना स्टार्ट हो जाएगा वो आपको मार्जिन कॉल देना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई मुझे मेरा पैसा दे दे, भाई तेरा स्टॉक नीचे जा रहा है, तेरी स्टोरी के ऑपोजिट जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से बायर्स से भी मार्जिन लिया जाता है एंड सेलर से भी मार्जिन लिया जाता है जब उनकी पोजीशन ऑपोजिट में जाता है, बिकॉज फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का सेटलमेंट एवरी डे होता है। अगर आज आपका 30,000 रुपए नीचे तो आप 30,000 रुपए डाल दो, और आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता है रिस्क मार्जिन के लिए। वो डायरेक्टली आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करता, बिकॉज उसको भी पता है कि एक महीने का आपके पास टाइम है, तो एक महीने के टाइम में वो ये देखता है कि आपका 18 या 20% के ऊपर मार्जिन ज्यादा नहीं जाना चाहिए नेगेटिव में। तो जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशंस होते हैं, उस हिसाब से फ्यूचर्स में बेनिफिट भी होते हैं। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट? बेनिफिट हैज द बायर। बायर के पास एक ऐसा बेनिफिट है, बायर कहता है कि भाई मैंने स्टॉक लिया था कि भाई ऊपर जाएगा, बट स्टॉक ऑपोजिट में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्रोकर आपको कहेगा कोई बात नहीं भाई, तेरे को लगता है अगले महीने जाएगा, तो तू एक काम कर, जितना भी तूने पैसा नहीं दिया वो बाकी का पूरा पैसा ले ले और हम तेरे अकाउंट में स्टॉक्स को डिलीवरी दे देंगे। सो नाउ व्हाट इज दिस डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट? अब डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मैंने तो स्टॉक को बाय किया था, यानी कि मुझे लगा था कि स्टॉक ऊपर जाएगा, बट स्टॉक ऑपोजिट आना स्टार्ट हुआ है। अब मुझे लगता है कि भाई चलो नवंबर के एंड में मेरा स्टॉक नहीं पॉजिटिव आया है, चांसेस ये है कि दिसंबर 15 तारीख को आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी 2 लाख रुपया पे किया है, ब्रोकर से आप कह दीजिए कि मुझे इसका डिलीवरी दे दीजिए। तो फ्यूचर्स की डिलीवरीज आपको मिलती है। फ्यूचर की डिलीवरी किस तरीके से होती है? आपको सिर्फ आपके ब्रोकर को इन्फॉर्म करना है कि मेरा जो भी फ्यूचर का ओपन कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप मार्क टू डिलीवरी कर दो। तो जैसे ही आप ब्रोकर को इन्फॉर्म कर देंगे, ब्रोकर आपका बाकी का रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपसे डिमांड करेगा। बाकी का 7.5 लाख रुपए का जो टोटल एसेट वैल्यू था, आपने 2 लाख रुपए पे किया था, बाकी आप 5 लाख रुपए पे करो, ब्रोकर आपका सेम अमाउंट ऑफ द स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, ये तो बायर का बेनिफिट हो गया। अब सेलर के पास क्या बेनिफिट होता है? नाउ सेलर हैज ऑल्सो बेनिफिट। अब सेलर के पास भी एक बेनिफिट ये होता है कि वो मार्केट में फ्यूचर को बेच के चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक 50 रुपया ऊपर आ गया उसके रेट पे, अब वो बोलेगा अरे यार ये 50 रुपया ऊपर आ गया, मेरे को पता है रिलायंस का मूवमेंट इतना कुछ खास है नहीं, ये दिसंबर के टाइम पे ये 15 रुपया तोड़ ही दे। तो सेलर यहाँ पर क्या करता है, सेलर ब्रोकर को बोल देता है कि तू मेरी डिलीवरी मार्केट में दे दे। बट डिलीवरी कौन से रेट पे जाएगी? अगर मार्केट में 1550 रुपए का रिलायंस चल रहा है, मार्केट में डिलीवरी सेल होगी 1500 रुपए के रेट से, तो वहां पर सेलर को 50,000 का नुकसान होगा। बट सेलर के पास एक बेनिफिट होता है, सेलर अपने पास की एक एग्जिस्टिंग पोजीशन जिसके अंदर उसको कई टाइम से प्रॉफिट हो रहा था, वो पोजीशन वो मार्केट में डाल देता है। बोलने के लिए उस वक्त पे फ्यूचर में उसको 50,000 का लॉस हो गया, बट एक्चुअल में वो अपना कोई 250 रुपए नीचे खरीदा हुआ डिलीवरी बेच देता है, तो भी वो 200 रुपया प्रॉफिट में चलता है उस वक्त पे। तो सेलर के पास भी एक ऐसा राइट होता है कि वो अपनी डिलीवरी को मार्केट में उतार दे। एक तरीके से वो लॉस ही बुक होता है। सेलर मार्केट में तभी अपने डिलीवरीज को उतारता है जब उसे लगता है कि भाई अगले ही दिन मार्केट में ना स्टॉक का भाव 10-15 रुपए नीचे आ जाएगा, तो वो बस वो एडवांटेज लेने के लिए ही वो चीज को वो मार्केट में सेल करता है। तो कुछ इस तरीके से मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट और एग्जीक्यूट होता है। सो पार्ट 2 वीडियो में मैं बात करूंगा ऑप्शंस के बारे में। तब तक के लिए डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग शेख साहब।